दिसंबर 1, 2025 हरियाणा का पानीपत डिस्ट्रिक्ट, एक छोटा सा गांव नौल था। बारात जा चुकी थी। घर में शादी का माहौल था, लेकिन घर मेहमानों से भरा था। बच्चे भीड़ में यहाँ वहाँ भाग रहे थे, जैसे अक्सर शादियों में होता है। इन्हीं बच्चों में एक थी विधि, सिर्फ 6 साल की। नए कपड़े, आंखों में शादी की एक्साइटमेंट और चेहरे पर वो मासूमियत जो सिर्फ उस उम्र में होती है। और फिर विधि गायब हो गई। 1 घंटे तक पूरा खानदान उसे ढूंढता रहा। हर कमरा खोला गया, हर कोना छाना गया, चिल्लाकर उसका नाम पुकारा गया। तभी किसी की नजर टेरेस पर बने एक पुराने स्टोर रूम पर गई। दरवाजा बाहर से बंद था। एक कुंडी यानी कि लैच लगी हुई थी। अंदर का नजारा ऐसा था जो उस परिवार को उम्र भर सोने नहीं देगा। विधि वहां थी, एक छोटी सी प्लास्टिक टब के पास झुकी हुई, पानी में डूबी हुई। विधि की मौत हो चुकी थी, लेकिन यहाँ से कहानी अजीब होनी शुरू होती है। विधि की उम्र सिर्फ 6 साल थी। वो खुद को अंदर बंद करके टब में नहीं डुबा सकती थी, क्योंकि स्टोर रूम का दरवाजा बाहर से बंद था। बाहर से पुलिस मौके पर पहुंची। सबसे पहला ख्याल था, क्या ये कोई दर्दनाक एक्सीडेंट था? लेकिन सच कहीं ज्यादा भयंकर था। उस पूरे घर में, जहां सब लोग सूखे कपड़ों में तैयार खड़े थे, सिर्फ एक इंसान ऐसा था जिसके कपड़े गीले थे। सिर्फ एक। नौलथा गांव का ये घर रोशनियों से नहाया हुआ था। शोर था, हंसी थी और ढेर सारा खाना। लेकिन उस भीड़ में एक चेहरा बिल्कुल अलग था। एक औरत, एकदम खामोश। लोगों को बाद में याद आया, ना उसने खाना खाया, ना किसी से बात की। वो वहां थी, पर जैसे उसका ध्यान कहीं और था, जैसे वो किसी चीज के खत्म होने का इंतजार कर रही हो। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि वो क्या प्लान कर रही है। चलिए पहले विधि की बात करते हैं। 6 साल की विधि वो उस तरह की बच्ची थी जो किसी भी महफिल की जान होती है। नए कपड़े पहनकर वो पूरे घर में एक छोटी सी रोशनी की तरह घूम रही थी। बारात निकल गई, शोर थोड़ा कम हुआ और तब रियलाइज हुआ कि विधि नजर नहीं आ रही। पहले लगा शायद थक कर सो गई होगी, फिर लगा शायद किसी रिश्तेदार के साथ चली गई होगी। लेकिन जब 1 घंटा बीता, तब घर की रौनक अचानक डर में बदल गई। अंदर विधि थी, एक प्लास्टिक टब के पास, बेजान। पुलिस को कॉल किया गया, लेकिन पुलिस के आने से पहले उस घर में एक और शख्स था जिसकी नजरें सब कुछ स्कैन कर रही थी। सतपाल सिंह, विधि के दादा। सतपाल जी हरियाणा पुलिस से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं। उनकी आंखों ने वो देखा जो एक आम इंसान नहीं देख पाता। उन्होंने टब को देखा, दरवाजे की कुंडी को देखा, और फिर उन्होंने भीड़ में खड़े हर एक इंसान के कपड़ों को देखा। सर्दियों की उस रात में, जहां सब लोग गर्म कपड़ों में लिपटे थे, वहां एक औरत ऐसी थी जिसकी साड़ी गीली थी, कंधे से लेकर नीचे तक। वो पानी में भीगी हुई थी। उसका नाम था पूनम। पुलिस स्टेशन की ठंडी दीवारों के बीच पूनम बिल्कुल खामोश बैठी थी। कोई रोना नहीं, कोई पछतावा नहीं। जब उससे गीली साड़ी के बारे में पूछा गया, तो उसके पास हर सवाल का जवाब था। उसने एक पूरी कहानी सुनाई कि वो कहाँ थी, क्या कर रही थी और उसके कपड़े कैसे भीगे। पुलिस को लगा शायद ये कोई मामूली केस है, लेकिन उन्हें डर था कि बिना सबूत के ये औरत छूट जाएगी। तभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने एक पासा फेंका। उन्होंने पूनम से कहा कि तुमने जो भी कहा हमने मान लिया, लेकिन अब हम तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बाकी लोगों का फोरेंसिक और लाई डिटेक्टर टेस्ट करेंगे। और वहीं पूनम का कंपोजर टूट गया। वो पत्थर जैसा चेहरा अचानक पिघलने लगा। उसे समझ आ गया कि साइंस से वो झूठ नहीं बोल पाएगी। उसने कन्फेशन दिया। उसने माना कि उसने ही विधि को टब में डुबाया था। पुलिस को लगा उन्हें उनका कातिल मिल गया, केस क्लोज्ड। लेकिन तभी पूनम ने एक ऐसी बात कही जिसने वहां खड़े हर ऑफिसर की रूह कपा दी। उसने कहा, सर, ये पहली बार नहीं था। पूनम ने सिर्फ एक नहीं, 3 और बच्चों का जिक्र किया। 3 और मासूम जिंदगियां जो 2023 से लेकर अब तक गायब हो चुकी थी। दुनिया के लिए वो एक्सीडेंट्स थे। किसी के लिए बीमारी थी तो किसी के लिए बदकिस्मती, क्योंकि किसी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, किसी की FIR दर्ज नहीं थी। वो तीनों मौतों को कुदरत का फैसला समझकर उन बच्चों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन पूनम की आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी, क्योंकि उन 3 बच्चों में से एक उसका अपना बेटा था। फरवरी 2023, पानीपत से 40 किलोमीटर दूर सोनीपत का भंवर गांव, ये पूनम का ससुराल था। एक दोपहर इस घर की खामोशी चीखों में बदल गई। बाथरूम के पास एक पानी से भरी हुई बकेट रखी थी और उसके पास 2 बच्चे
बेसुध पड़े थे। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक थी इशिका, पूनम की ननद की बेटी, और दूसरा था शुभम, पूनम का अपना 3 साल का बेटा। घर में मातम छा गया। सबको लगा ये एक भयानक एक्सीडेंट था। पूनम के पति नवीन ने देखा कि उनकी बीवी अजीब बिहेव कर रही है। वो गुमसुम थी, किसी से बात नहीं कर रही थी। नवीन को लगा ये एक माँ का सदमा है। उन्हें क्या पता था कि ये सदमा नहीं, एक कातिल का पर्दा था। ना किसी ने शक किया, ना पोस्टमार्टम हुआ। दोनों बच्चों को हादसा मानकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। आइए इसके पीछे की साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर सीरियल किलर्स का सबसे बड़ा हथियार होता है फैमिली ट्रस्ट। जब मौत घर के 4 दीवारी के अंदर होती है, हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली एक्सीडेंट अज्यूम करता है, क्योंकि एक इंसान ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि उसका अपना कोई इतना बड़ा धोखा दे सकता है। क्रिमिनोलॉजी में इसे कहते हैं प्रॉक्सिमिटी बायस। जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही हमारा ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है। 2023 में 2 बच्चे चले गए। दुनिया को लगा पूनम टूट चुकी है, लेकिन शायद वो सिर्फ अगले मौके का इंतजार कर रही थी। अगस्त 2025 पूनम अपने मायके सिवाय गांव गई। वहां उसकी कजन की बेटी थी, 6 साल की जिया। एक दिन जिया अचानक गायब हुई और उसकी बॉडी मिली पानी की टंकी के अंदर। एक बार फिर वही स्टोरी। बच्चा खेलते खेलते गिर गया होगा। फिर से कोई FIR नहीं, फिर से कोई सवाल नहीं। हालांकि कुछ रिश्तेदारों को शक होने लगा था, लेकिन बिना सबूत के किसी पर उंगली उठाना आसान नहीं होता, और पूनम ये बात जानती थी। अक्टूबर बीता, नवंबर बीता, और फिर दिसंबर की वो शादी की तारीख करीब आने लगी। पूनम ने नए कपड़े पैक किए, अपना सामान उठाया और नौलथा के लिए निकल गई। सवाल ये नहीं है कि उसने विधि को क्यों मारा। सवाल ये है कि क्या उसने पहले ही तय कर लिया था कि उस शादी में कोई नहीं नाचेगा। अब हम आते हैं उस हिस्से पर जो इस पूरी कहानी का सबसे अनसेटलिंग पार्ट है। पुलिस ने पूनम से एक सवाल पूछा जो हम सब के दिमाग में है, क्यों इशिका, क्यों जिया, क्यों विधि। पूनम ने जो जवाब दिया वो इतना ऑर्डिनरी था कि सुनने वालों को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा जो सुंदर बच्चे हैं उनसे उसको नफरत है। उसे खूबसूरत बच्चों को देखकर गुस्सा आता था। उसे डर था कि ये बच्चियां जब बड़ी होंगी तो वो उससे ज्यादा खूबसूरत दिखेंगी। एक 3 साल की मासूम, एक 6 साल की बच्ची और एक 32 साल की औरत जो उनसे कंपटीशन कर रही थी। साइकोलॉजी में इसे हम पैथोलॉजिकल एनवी, नार्सिसिस्ट इंजरी, ब्यूटी कॉम्प्लेक्स के तौर पर देखते हैं। लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि क्लिनिकल असेसमेंट में पूनम में कोई पागलपन नहीं मिला, ना कोई साइकोसिस, ना हेलुसिनेशंस। वो मेडिकली और लीगली बिल्कुल सेन थी। मतलब ये कोई बीमारी नहीं थी, ये एक चॉइस थी, एक डिसीजन था, एक ऐसा डिसीजन जो बार बार लिया गया। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और लेयर है जो हमें अपने आईने में देखने पर मजबूर कर देगी। पूनम के इन-लॉज और रिश्तेदारों से बात करने पर एक बात बार बार सामने आई। शादी के बाद से जब भी परिवार में नया बच्चा पैदा होता तो पूनम और उसके बच्चों का कंपैरिजन होता था। घरों में होने वाली वही पुरानी बातें, कौन सुंदर है, किसका रंग साफ है, कौन ज्यादा प्यारा दिखता है। रूरल हरियाणा हो या इंडिया का कोई भी कोना, खूबसूरती हमारे लिए सिर्फ एक लुक नहीं है, वो एक करेंसी है। रिश्तेदार रेट करते हैं, पड़ोसी जज करते हैं और समाज तय करता है कि आपकी कीमत क्या है। जब एक औरत को बचपन से सिखाया जाए कि उसकी वैल्यू सिर्फ उसकी सुंदरता में है, तो जब वो वैल्यू कम होने लगती है तो उसका दिमाग एक डार्क रास्ते पर निकल सकता है। पूनम का केस इस जहरीली सोच का सबसे एक्सट्रीम वर्जन है। मैं ये नहीं कह रहा कि सोसाइटी ने पूनम को कातिल बनाया, कातिल वो खुद थी। लेकिन सवाल ये है, क्या किसी ने उसकी खामोशी में दबी हुई उस नफरत को कभी पहचाना? नहीं, क्योंकि तब तक 3 बच्चे मौत की नींद सो चुके थे। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग है। वो हिस्सा जो मीडिया की हेडलाइंस में तो था, पर जिसकी गहराई में शायद कोई नहीं उतरा। शुभम, पूनम का अपना बेटा, सिर्फ 3 साल का। जब पूनम ने अपना गुनाह कबूल किया तो हेडलाइंस बनी, माँ ने अपने ही बेटे को मारा। दुनिया को लगा शायद शुभम भी उसकी इनसिक्योरिटी का शिकार हुआ। लगा कि शायद वो भी उसे सुंदर लगा, या शायद वो कंपटीशन था। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो सच सामने आया वो इंसानी दिमाग की सोच से कहीं ज्यादा भयंकर था। फरवरी 2023, सोनीपत का वो बाथरूम। पूनम ने जब इशिका को उस बकेट में डुबोया तो वहाँ कोई और भी था, शुभम, एक 3 साल का बच्चा जो अपनी माँ को वो सब करते हुए देख रहा था। उस वक्त पूनम के दिमाग में ममता नहीं, कैलकुलेशन चल रही थी। उसने सोचा ये एक विटनेस है, एक ऐसा विटनेस जो आज नहीं तो कल बोलना शुरू करेगा, एक ऐसा विटनेस जिसकी आंखों ने वो देख लिया था जो उसे कभी नहीं देखना चाहिए था।
और वहीं उसने एक फैसला लिया, उसने शुभम को भी उसी बकेट में डाल दिया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो एक गवाह था। अपना ही बच्चा, अपना ही खून सिर्फ एक एविडेंस बनकर रह गया। ये चीज इस केस को एक अलग ही डार्क साइकोलॉजी में रखती है। ये कोई इम्पल्स या जोश में किया हुआ कत्ल नहीं था। जब कोई अपने ही बच्चे को सिर्फ इसलिए मार देता है ताकि वो पकड़ा ना जाए तो उसे इंस्ट्रूमेंटल वायलेंस कहते हैं, जहाँ कत्ल सिर्फ एक गोल अचीव करने का जरिया है। ये किसी पागल दिमाग की निशानी नहीं है, ये उस दिमाग की निशानी है जो जानता था कि वो क्या कर रहा है और उसे बचने का रास्ता भी पता था। घर में मातम चलता रहा, लोग पूनम को दिलासा देते रहे। उसने अपने पति नवीन को यकीन दिला दिया कि वो एक दुखियारी माँ है और नवीन ने यकीन कर लिया, क्योंकि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि एक माँ अपने बच्चे को मार सकती है। इस केस में सबसे बड़ा वेपन कोई चाकू या बंदूक नहीं थी, सबसे बड़ा वेपन था एक्सपेक्टेशन, ये उम्मीद कि माँ कभी कातिल नहीं हो सकती। दिसंबर 2025 पूनम गिरफ्तार हुई। पुलिस के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने उसने सब कुछ उगल दिया। 4 बच्चे, 4 कत्ल। उसने बताया कैसे, क्यों और कब उसने हर मासूम की जान ली। लेकिन जैसे ही कानून का शिकंजा कसा, कहानी पलट गई। पूनम ने अपने कन्फेशन वापस ले लिए। उसने कहना शुरू किया कि पहले के 3 बच्चों की मौत से उसका कोई लेना देना नहीं है और विधि उसके लिए भी उसके पास 100 बहाने थे। यहाँ आकर ये केस एक ऐसे लीगल ब्लाइंड स्पॉट में फंस जाता है जहाँ से निकलना नामुमकिन लगता है। और यहाँ एक कड़वा सच सामने आता है, 4 में से 3 बच्चों का कभी पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं। दुनिया ने उसे हादसा माना, परिवार ने किस्मत माना और सिस्टम ने उन्हें फाइल्स में दफन कर दिया। उनका अंतिम संस्कार हो चुका था और उनके साथ ही हर फोरेंसिक सबूत राख बन चुका था। ये इंडिया के रूरल जस्टिस सिस्टम की सबसे बड़ी कमी है। जब घर के अंदर किसी बच्चे की मौत पानी में डूबने से होती है तो हमारा सिस्टम बहुत जल्दी उसे एक्सीडेंट की थ्योरी मान लेता है। पोस्टमार्टम कोई फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि एक ड्यूटी होनी चाहिए थी। इस केस में वो 3 बच्चे फोरेंसिकली अनप्रूवन रह जाएंगे। इसका मतलब है कि पूनम ने 3 खून किए, लेकिन शायद कानून उन्हें कभी मर्डर साबित ही ना कर पाए। ये जस्टिस के नाम पर एक खोखला जख्म है। 4 बच्चे चले गए, लेकिन इंसाफ शायद एक ही को मिलेगा, विधि को, क्योंकि सिर्फ उसका पोस्टमार्टम रिकॉर्ड पर है। लेकिन इस सन्नाटे में एक और चुभता हुआ सवाल है, क्या वाकई किसी ने कुछ नहीं देखा 3 साल तक? सच तो ये है कि देखा था। 2025 में जब जिया की मौत हुई तब कुछ रिश्तेदारों को शक हुआ था। उन्होंने कोने में बैठकर फुसफुसाया भी था, लेकिन किसी ने पुलिस का नंबर नहीं घुमाया, क्योंकि घर की बात है, बाहर नहीं जानी चाहिए। क्योंकि अब जो गया वो तो गया, तमाशा क्यों करना। लोगों की इसी खामोशी ने पूनम को हिम्मत दी। लोगों के इसी लिहाज ने विधि की मौत का रास्ता साफ किया। विधि चली गई, लेकिन उसका जाना एक ऐसी हकीकत पीछे छोड़ गया है जिसे हम जितना जल्दी समझ लें उतना बेहतर है। क्योंकि हर एक्सीडेंट हादसा नहीं होता और हर माँ सिर्फ माँ नहीं होती। हर न्यूज चैनल ने पूनम को एक ही नाम दिया, साइको, पागल औरत, डिस्टर्ब्ड माइंड, सीरियल किलर। ये लेबल्स हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि जब हम किसी को पागल कह देते हैं तो हम खुद को सेफ कर लेते हैं। हम खुद से कहते हैं वो अलग थी, वो नॉर्मल नहीं थी, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। पूनम की क्लिनिकल असेसमेंट में कोई पागलपन नहीं मिला। वो मेडिकली और लीगली बिल्कुल सेन थी। पूनम को सब पता था। उसने प्लानिंग की, उसने सबूत मिटाए और पकड़े जाने पर तुरंत एक झूठी कहानी भी बनाई। ये कोई पागल दिमाग नहीं करता, ये कैलकुलेटिंग माइंड करता है। अगर वो नॉर्मल थी तो ये पागलपन नहीं है, ये एक चॉइस है, एक जहरीली और डिस्टॉर्टेड चॉइस जो उसने बार बार अपनाई। अब मैं आपसे एक बात करता हूँ जो शायद आपने इस एंगल से कभी नहीं सोची होगी। दुनिया की सबसे पुरानी कहानियों में से एक, स्नो वाइट, एक रानी जो एक नन्ही बच्ची को सिर्फ इसलिए मारना चाहती थी क्योंकि वो उससे ज्यादा सुंदर थी। मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इज द फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल। हमें लगता है ये सिर्फ एक बच्चों की कहानी या फेरी टेल है, पर क्या वाकई? हरियाणा के नौलथा गांव में कोई जादुई शीशा नहीं था, कोई जहरीला सेब नहीं था जैसे कि स्नो वाइट कहानी में था। वहाँ सिर्फ एक पुराना प्लास्टिक टब था, एक लॉक्ड दरवाजा था और एक 32 साल की औरत थी जो एक 6 साल की मासूम से डर रही थी क्योंकि वो बच्ची खूबसूरत थी। पूनम एक वैक्यूम में पैदा नहीं हुई थी, वो इसी दुनिया में पली बड़ी जहाँ रोज किसी न किसी का कंपैरिजन होता है। कौन ज्यादा गोरा है, कौन ज्यादा प्यारा है, कौन पढ़ने में अच्छा है। और ये सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस की बात नहीं है, आप इसे दूसरी चीजों से भी जाके जोड़ सकते हो। और ये ना कि सिर्फ हमें अपने घरों में बल्कि अपने वर्क प्लेसेस पे और स्कूल्स में भी देखने को मिलता है। ये सब हमारे कल्चर में बहुत नॉर्मल है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये कल्चर कातिल पैदा करता है। लाखों औरतें वही इनसिक्योरिटीज महसूस करती हैं, पर वो किसी को चोट नहीं पहुंचाती। वो लड़ती हैं, वो रोती हैं, वो हेल्प मांगती हैं। लेकिन जब कोई इंसान पहले से टूटा हुआ हो और उसके पास कोई सपोर्ट सिस्टम ना हो
तो वो कभी कभी इस तरह से बिखर जाता है। पूनम बिखरी, लेकिन उसका बिखरना इर्रिवर्सिबल था। उसने अपना आईना तो बचा लिया, लेकिन 4 बच्चे हमेशा के लिए चले गए। इस पूरी कहानी में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया, लॉ, साइकोलॉजी, लॉजिक, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ एक पल के लिए रुकें। इन 4 नामों को देखिए। इशिका 3 साल की, फरवरी 2023, जिसे एक एक्सीडेंट का लेबर देकर विदा कर दिया गया। शुभम 3 साल का, पूनम का अपना बेटा, जिसने सिर्फ इसलिए जान गंवाई क्योंकि वो एक गवाह बन सकता था। जिया 6 साल की, अगस्त 2025, एक और घर, एक और पानी की टंकी, एक और हादसा। विधि 6 साल की, दिसंबर 2025, नए कपड़े पहने शादी में नाचती हुई, जिसे उसी शादी के दौरान डुबोकर मार दिया गया। विधि के दादा एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, अगर उस दिन उस गीली साड़ी पर ध्यान नहीं देते तो शायद आज हम ये वीडियो नहीं बना रहे होते। शायद पूनम अगले किसी फंक्शन में किसी और सुंदर बच्चे की तलाश कर रही होती। पूनम अभी जुडिशियल कस्टडी में है। 3 नए मर्डर केसेस रजिस्टर हुए हैं, लेकिन इंसाफ की राह अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिन 3 बच्चों को सिस्टम ने पहले ही एक्सीडेंट मान लिया था, उनका कोई फोरेंसिक सबूत बचा ही नहीं। पूनम का केस सिर्फ एक क्राइम फाइल नहीं है, ये एक आईना है, और आईने में जो दिख रहा है वो बहुत अनकंफर्टेबल है। ये था आज का केस। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो मेरा काम पूरा हुआ। लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में मुझे बताएं इस पूरे केस में आपको सबसे ज्यादा किस बात ने डिस्टर्ब किया। अपना ध्यान रखें और अपने घर के बच्चों का भी। अगला केस जल्द ही।